मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं या डिफरेंट जो है वो मैकेनिकल सेटअप्स यूज़ करते हैं, जिनके बाद जो है वो हम स्टील के सेक्शंस या कंपोनेंट्स बनाते हैं। नाउ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज बाय ऑक्सीडेशन, कि जब हमने हवा का या एक ऑक्सीजन का जो प्रेशर अप्लाई किया जो कंटेनर के अंदर KOBM प्रोसेस के अंदर, तो वो बेसिकली किस तरह से काम करता है, इम्प्योरिटीज को किस तरह से रिमूव करता है ब्लास्ट फर्नेस से। द बेजेमर प्रोसेस नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटरी हेनरी बेजेमर, जिन्होंने 1855 में ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि एक ऑक्सीजन का जो लो प्रेशर अप्लाई किया जाए जिसकी वजह से जो है वो इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सकता है। द की प्रिंसिपल इज रिमूवल ऑफ एक्सेस कार्बन एंड इम्प्योरिटीज बाय इंजेक्टिंग ऑक्सीजन थ्रू मोल्टन आयरन, कि मोल्टन आयरन जो है उसके अंदर से एक हाई प्रेशर के अंदर जो है वो इंजेक्ट की जाए ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से जो है वो हम इम्प्योरिटीज को और एक्सेस कार्बन के कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एक्सेस कार्बन एंड इम्प्योरिटीज आल्सो कीप्स द मेटल एज अ मोल्टन, कि जो मटेरियल था उसको वो मोल्ट ही रखता है या उसको वो मोल्टन फॉर्म में ही होता है, वो जस्ट ऑक्सीडाइज करता है। जो आपकी ऑक्सीजन है वो एक हाई प्रेशर के साथ जो है वो इम्प्योरिटीज और कार्बन के कंटेंट को मैनेज करती है, उसको जो है वो रिड्यूस कर देता है सिग्निफिकेंटली। नाउ दिस इज द मेकिंग ऑफ स्टील रोल्ड शेप्स, कि हम जो मोल्टन स्टील का मटेरियल बच गया उसमें से हम जो है वो रिक्वायर्ड शेप्स या जो है वो हमारे पास जो सेक्शंस बनाते हैं वो हमारे इस मोल्टन स्टील के शेप्स में से जो है वो बनाई जाती हैं। जो सेक्शंस रिक्वायर्ड है, जिस तरह का आपको एक स्टील का मेंबर चाहिए उस तरह के जो है वो आप उसमें से मजीद शेप्स वगैरह बनाते हैं। नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसेसेस अफेक्टिंग स्टील प्रॉपर्टीज, के स्टील की प्रॉपर्टीज को जो है वो कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो या कौन से ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसमें नंबर 1 इज द क्वेंचिंग प्रोसेस। क्वेंचिंग रिफर्स टू हीटिंग स्टील टू बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, ये बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर स्टील को हीट किया जाता है, उसके बाद जो है वो होल्डिंग दैट टेम्परेचर एंड देन रैपिडली कूलिंग इट डाउन, उस टेम्परेचर को एक दफ़ा जो है वो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ले जाके स्टील को बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, उसके बाद सडनली उसको ठंडा किया जाता है इनटू एयर और वाटर और ऑयल टू ऑब्टेन द डिजायर्ड हार्डनेस प्रॉपर्टीज। ये डिजायर्ड हार्डनेस प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए, अचीव करने के लिए दो प्रोसेसेस यूज होते हैं। एक प्रोसेस हमारा क्वेंचिंग कहलाता है, दूसरा जो है वो टेम्परिंग कहलाता है। अब टेम्परिंग के अंदर जो है वो हम अबव क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो हीट कर रहे होते हैं स्टील को और सडनली कूल करते हैं, फ्रीज करते हैं, उसके बाद जो है वो हमारी डिजायरेबल हार्डनेस प्रॉपर्टीज अचीव होती हैं। और क्वेंचिंग के अंदर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद जो है वो उसकी हार्डनेस और डिजायर्ड प्रॉपर्टीज अचीव की जाती है। नाउ वी हैव एनीलिंग। Annealing basically is a heating followed by cooling of steel in solid state to relieve the residual stresses and to enhance the ductility। कि एनीलिंग का जो प्रोसेस है बेसिकली वो क्या, ग्रेन फॉर्म के अंदर स्टील के अंदर जो ग्रेन्स होते हैं उन ग्रेन्स को रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, जिनको हम बाद में अगले इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा जो सेकंड लेक्चर है उसके अंदर मजीद इस प्रोसेस को हम डिटेल के अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर किस तरह से होती है। यहाँ पे जो आपका मेन प्रोसेस है या मेन चीज़ जो रिमेंबर करने वाली है वो ये है कि अनीलिंग बेसिकली इज रिमूवल या इज टू रिलीव द रेजिडुअल स्ट्रेसेस, कि मेंबर के अंदर से हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस को रिलीव करने के लिए या रिलीज करने के लिए जो है वो हमारे अनीलिंग प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वर्क हार्डनिंग, एन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस अटेन्ड बाय स्ट्रेसिंग द स्टील टू कॉज प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस एट लोअर टेम्परेचर, कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस का एक मैकेनिज्म जनरेट होता है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस जो हैं क्रिएट की जाती है मेंबर के अंदर ताकि यील्डिंग पॉइंट से आगे जो है वो स्टील हमारा एलोंगेट हो जाए मजीद। इस प्रोसेस को बेसिकली हम वर्क हार्डनिंग प्रोसेस कहते हैं। ये और अनीलिंग प्रोसेसेस जो है वो ये डिटेल में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम हार्डनिंग प्रोसेस या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किस तरह से जनरेट करते हैं। उसके बाद जो है वो अनीलिंग के अंदर हम कोर्सर ग्रेन्स जो हमारे कोर्स ग्रेन्स होते हैं इनटू द मटेरियल, उनको फाइन ग्रेन के अंदर किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मटेरियल कहते हैं, जिसको अंदर बाद में जो है वो आपका हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड सेक्शंस आ जाते हैं। तो ये दोनों को जो कॉन्सेप्ट है ये मजीद आपको आगे क्लियर हो जाएंगे। Now what is killed steel? It indicates that steel has been completely deoxidized by the addition of an agent,
कि फॉर एग्जांपल जब हम मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान या मोल्टन आयरन बनाने के दौरान हम पढ़ते हुए आ रहे थे, डिस्कस किया हमने कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो एक बल्क क्वांटिटी के अंदर इमिट होती हैं, उन गैसेस की वजह से भी समटाइम्स डिस्टर्बेंस अपीयर होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डीऑक्सीडाइज कर देते हैं, डिफरेंट गैसेस हम जनरेट नहीं होने देते, कि उसकी वजह से सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मटेरियल्स वगैरह आप ऐड कर देते हो मोल्टन के दौरान, और उसकी वजह से जो है वो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस वगैरह इरप्ट नहीं होती। दिस प्रोसेस बेसिकली इज नोन एज अ किल्ड स्टील। और ये क्या करता है, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ केमिकल होमोजेनिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम पोरोसिटी। इसकी वजह से अगर गैसेस वगैरह जनरेट नहीं हो रही तो उसके अंदर मटेरियल के अंदर एक केमिकल होमोजेनिटी भी जनरेट होती है और पोरोसिटी वगैरह से भी मटेरियल आपके फ्री हो जाता है। नाउ इफेक्ट ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑन स्टील प्रॉपर्टीज, जैसे हमने पिछली स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया कि हायर कंटेंट ऑफ कार्बन इंक्रीजेस अवर स्ट्रेंथ बट इट विल रिड्यूस अवर डक्टिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। इस वजह से कार्बन हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन स्टील प्रॉपर्टीज। कार्बन इज द प्राइमरी हार्डनिंग एलिमेंट इन स्टील। हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एज कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस अप टू 2.85%। जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान पढ़ रहे थे तो हमारे पास जो है वो 4 to 5% तक कार्बन बच रहा था उस प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस जो है वो अप टू 2.85% तक आपकी जब कार्बन का कंटेंट हो तब इंक्रीज होती है। अगर इससे ज़्यादा परसेंटेज है तो हमारे पास स्पेशल कंडीशन या कंसिडरेशन आ जाती हैं। ये हमारे पास वेरियस स्ट्रेस स्ट्रेंथ डायग्राम है जिसके अंदर वेरियस मटेरियल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये हमारी यील्डिंग पॉइंट है, ये आपकी जो है वो मजीद एक्चुअल स्ट्रेसेस हैं, ये आपका सॉफ्ट स्टील अगर इस तरह से अल्टीमेट स्ट्रेस है, उसके बाद रप्चर है। ये हार्ड स्टील है जिसके अंदर कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है। अब ये नॉर्मल कार्बन कंटेंट जो है वो हमें एक प्रॉपर ट्रेंड दे रहा है कि यील्डिंग स्टेज पे पहुंचने के बाद जो है वो दोबारा जब ये दोबारा हार्डनिंग की पोजीशन में आता है अल्टीमेट स्ट्रेस तक जाने के लिए, तो ये एक हमें प्रॉपर वार्निंग वगैरह प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रक्चर को। लेकिन हार्ड स्टील के केस के अंदर जो है वो ये एक सिग्निफिकेंट लेवल तक ऊपर जाके उसके बाद ये किसी भी वक्त जो है वो फेल होने के चांसेस इसके होते हैं। इस वजह से जो है वो हमारा कार्बन का जो कंटेंट है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान या स्टील के अंदर वो सिग्निफिकेंटली आपकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। नाउ द टाइप्स ऑफ स्टील बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ कार्बन, कि माइल्ड स्टील वी विल यूज कार्बन कंटेंट अप टू 0.25%, और मीडियम कार्बन स्टील जो है उनके अंदर स्टील का जो मैक्सिमम या कार्बन का जो मैक्सिमम कंटेंट होता है वो 0.45% तक होता है। लेकिन हाई कार्बन कंटेंट जो है वो अप टू 1.5% तक जाता है। एडिंग मेटल्स सच एज निकल, क्रोमियम एंड टंगस्टन टू आयरन प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ अलॉय स्टील, के अगर आप इनके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स ऐड कर देते हैं सच एज निकल, क्रोमियम एंड टंगस्टन, तो आपके पास डिफरेंट अलॉय स्टील्स डेवलप होते हैं जिनके बाद हम जो है वो उनको स्टेनलेस स्टील या हाई स्पीड स्टील्स भी कहते हैं। तो ये हमारा जो है वो कार्बन का कंटेंट बेसिकली आपकी ओवरऑल जो है वो इफेक्ट कर रहा है या ओवरऑल अफेक्ट कर रहा है आपकी जो स्टील की प्रॉपर्टीज हैं उनको। तो एडिशन ऑफ कार्बन या कंटेंट ऑफ कार्बन या परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। अगर आपका कार्बन का कंटेंट लोअर है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील जो है वो उस लेवल की अलग होंगी। अगर आपका कार्बन का कंटेंट हायर है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी। नाउ इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर्स। स्टील एज एन स्ट्रक्चरल एलिमेंट हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है उसको डिस्कस करते हैं। नाउ स्टील स्ट्रक्चर्स बेसिकली आर असेंबली ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील शेप्स joined together by means of riveted, bolted and welded connections। कि आपका जो स्टील स्ट्रक्चर है बेसिकली जब आप एज एन स्ट्रक्चरल एलिमेंट स्टील को लेते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो आप कनेक्शंस के लिए रिवेट भी यूज कर सकते हो, नट बोल्ट सिस्टम भी यूज कर सकते हो, और दो स्टील के मेंबर्स को आपस में वेल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंक्रीट के केस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर सारी चीज़ें जो है वो हम साइड के ऊपर खड़े होकर बना रहे होते हैं, खुद अपने रिक्वायर्ड डायमेंशंस और साइजेस वगैरह कंसीडर करते हुए। लेकिन स्टील के केस में हम जो भी एलिमेंट है, हमारा जो डिज़ाइन होता है वो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो सेक्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं उन्हीं सेक्शंस में से हमने प्ले करके अपना एक डिजायरेबल सेक्शन चूज करना है, क्योंकि ये आप अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन या साइज का बना नहीं सकते। आप अपनी जो अवेलेबल साइजेस हैं उस हिसाब से आप अपने डिज़ाइन को फॉर्म करते हो या मोल्ड करते हो।
Joints in steel structures needs and special attention to join together the individual members. कि joints का जो region है, that region basically is very sensitive, कि जहाँ पे आपके different members को, components को आपने connect किया है, वहाँ पे आपके पास जो stresses develop होती है joint के अंदर, वो sensitive region है, उसको हमने properly treat करना है. These days, steel construction is being employed for almost every type of structure, including multi-story buildings, industrial buildings, bridges, towers. उसके बाद जो है वो आप रेल रोड्स वगैरह कंसीडर कर लें. तो आजकल का जो दौर है, आजकल के ज़माने के अंदर जो स्टील है उसने एक सिग्निफिकेंट बूस्ट अचीव किया है हमारी सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, बिकॉज ऑफ टू मेजर कैटेगरीज. क्योंकि ये दो मेजर कैटेगरीज के अंदर सक्सेसफुली यूज हो रहा है. नंबर वन इज फ्रेमवर्क एंड स्केलेटल सिस्टम्स. The main load carrying elements in this type are one dimensional or line elements such as आपके कॉलम्स हैं या बीम्स हैं. क्या आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हो, कॉलम के ऊपर आपने बीम कनेक्ट किया, फिर दोबारा कॉलम बीम, आपका एक पूरा कंप्लीट फ्रेम सिस्टम बन गया जो कि हम फॉर्म करता है बाद में बनाते हैं. 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फ्रेम्स भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फ्रेमवर्क्स फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स विद देयर इंटरनल मेंबर्स सच एज क्रेन गर्डर्स हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गई. तो एक तो आपका स्टील का यूज हो गया फॉर अ फ्रेम नेटवर्क या फ्रेमवर्क या स्केलेटल सिस्टम के लिए, जिसमें आपने जो है वो स्लैब्स को छोड़ के कॉलम्स और बीम्स का आपस में एक नेटवर्क बना दिया इन फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल, इन फॉर्म ऑफ 3 डायमेंशनल. हाईवेज हैं या रेलवे के जो लार्ज स्पान्स वगैरह ब्रिजेस बनाई जाती हैं या रेलवे का ट्रैक इवन जो बिछाया जा रहा होता है, हाईवे एंड रेलवे लार्ज स्पैन ब्रिजेस जो हैं वो आपकी एक फ्रेम नेटवर्क या स्केलेटल सिस्टम के अंदर आती है. ये डायरेक्टली लोड कैरिंग कैपेसिटी या लोड कैरिंग मेंबर्स हैं. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, लार्ज हॉल्स हैं, डोम्स हैं, टावर्स हैं, पोल्स हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक वर्क्स हैं या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, डैम्स वगैरह हैं या हाइड्रोलिक के कोई कंपोनेंट्स वगैरह आप बना रहे हो किसी कैनाल के ऊपर या रिवर के ऊपर. All other trusses and rigidly connected frame structures are also considered in this framework and skeletal systems, कि हमारे पास ये भी in the category of load carrying members जो है वो consider होते हैं. अब उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या आ जाती है हमारे पास? सेकंड आ जाती है शेल सिस्टम्स. एक हो गया एज अ स्ट्रक्चरल लोड एलिमेंट जिसके अंदर थिकर डायमेंशन मेंबर यूज होते हैं. एक आ गया शेल सिस्टम जिसके अंदर शेल इटसेल्फ बता रहा है हमें कि आई एम द थिनर मेंबर डायमेंशंस, जिसके अंदर थिनर मेंबर, थिन वॉल्ड मेंबर्स हम यूज करते हैं. द मेन लोड कैरिंग एलिमेंट्स इन दिस कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्लेट्स एंड शीट्स बिसाइड सम स्केलेटल मेंबर्स. कि जो पीछे वाले सिस्टम के अंदर, जो पीछे फर्स्ट सिस्टम के अंदर हमने डिस्कस किया कि स्केलेटल सिस्टम या आपका जो फ्रेमवर्क है बेसिकली वो आपका एक फ्रेम बनाता है जिसके अंदर कॉलम्स और बीम्स होते हैं. स्लैब्स आपकी वहाँ पे वैकेंट है, वहाँ पे स्लैब्स की जगह पे यहाँ पे शेल सिस्टम स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसके अंदर आपकी जो है वो प्लेट्स या जो है वो आपकी शीट्स वगैरह आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल गैस टैंक्स हो गए फॉर द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेज, टैंक्स एंड रिजर्वायर्स फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड हो गए, टैंकर्स वगैरह जो आपके बने हुए होते हैं, बिन्स एंड बंकर्स होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स सच एज ब्लास्ट फर्नेसेस, एयर हीटर्स, इवन इन सम केसेस के अंदर जो है वो आप जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स या रिएक्टर्स बनाते हो वो भी आप बना सकते हैं. लार्ज डायमीटर पाइप्स भी बना सकते हैं. ऑल अदर प्लेट एंड शेल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं. शेल बेसिकली फोकस कर रहा होता है थिन वॉल्ड मेंबर्स को. थिन वॉल्ड मेंबर्स आपके बहुत सारे हैं. अगर आप